चलिए, तो हम लोग पिछले क्लास में ओम्स लॉ देखे थे, ठीक है। ओम्स लॉ का डिफरेंट फॉर्मेट देखे थे। उसमें हम लोग सबसे पहला जो फॉर्मेट देखे थे, जे बराबर सिग्मा इंटू ई, करंट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। उसके बेसिस पर हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ डिराइव किए थे। वो इस प्रकार है, वी बराबर आई आर या फिर वी बराबर आर आई। उसके बाद आर को हम लिख सकते हैं 1/g, यानी g इज इक्वल टू 1/r। वहाँ से डिराइव हुआ था आई बराबर जी इंटू वी। अब हम रजिस्टर के लिए इतना फॉर्मेट देखे थे। सिमिलरली इंडक्टर के लिए हम लोग देखे थे और कैपेसिटर के लिए लिखे। तो वो फॉर्मेट में जो इम्पोर्टेंट फॉर्मेट है उसकी चर्चा भी हम करेंगे। यानी कि हम सबसे पहले देखते हैं कि ओम्स लॉ को जो डिफरेंट फॉर्मेट है उसको हम जो इम्पोर्टेंट है उसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो हम लिखे थे वी बराबर आई इंटू आर या फिर आर इंटू आई लिखिए, ठीक है, दोनों ठीक है। ये किसके अक्रॉस था? रजिस्टर के अक्रॉस। दूसरा फॉर्मेट इसी में क्या था? दूसरा फॉर्मेट था आई बराबर, ऐसा कर देते हैं, आई बराबर जी इंटू वी, ठीक है। सिमिलरली इंडक्टर के क्रॉस क्या लिखे थे? वी एल बराबर एल टाइम्स ऑफ डी आई एल अपॉन डी टी। इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज को हम वी एल से रिप्रेजेंट करते हैं। इंडक्टर में जाने वाला करंट को हम आई एल से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और तब हम लिख सकते हैं वी एल बराबर एल डी आई अपॉन डी टी। यहाँ से हम यदि आई एल निकाले तो आई एल बराबर हो जाएगा 1/L टाइम्स ऑफ, अगेन डिफ्रेंसिएशन विल कन्वर्ट इनटू माइनस इंफिनिटी टू टी इंटीग्रेशन, क्या होगा? वी एल डी टी। यहाँ से ये भी आप समझ सकते हैं, इफ आई एल इज डी सी मीन्स कॉन्स्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। यदि वी एल हमारा कांस्टेंट हो गया तब क्या होगा? वी एल यदि कांस्टेंट हो गया तो इस कांस्टेंट का इंटीग्रेशन लिनियर, ठीक है, यानी स्ट्रेट लाइन। तो ये दोनों फॉर्मेट। तीसरा जो हम कैपेसिटर के अक्रॉस देखें, कैपेसिटर के अक्रॉस कुछ ऐसा देखें, वी सी बराबर ऐसा था, आई सी बराबर सी टाइम्स ऑफ डी वी सी अपॉन डी टी, ठीक है। यहाँ से वी सी बराबर आ जाएगा 1/c इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू टी आई सी टी डी टी। ये जो तीनों फॉर्मेट देखे हैं ये तीनों पैसिव कन्वेंशन को फॉलो करता है। कैसा? पैसिव कन्वेंशन। पैसिव कन्वेंशन क्या होता है? पैसिव कन्वेंशन क्या होता है कि इसमें एलिमेंट में पॉजिटिव में इंटर करे, निगेटिव से लीव करना चाहिए। ये यदि हमारा एलिमेंट है तो इसके क्रॉस वोल्टेज भी होगा और इसमें करंट क्या होगा? करंट आई होगा, ठीक है। ये पैसिव कन्वेंशन है। आइदर रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों में पॉजिटिव इंटर करेगा और नेगेटिव से लीव करेगा। इस कन्वेंशन के अनुसार से हम लोग ओम्स लॉ को डिराइव किए। अब इसका हम लोग नेक्स्ट फॉर्मेट जो पढ़ने वाले हैं, अब हम डायरेक्ट सर्किट पर आएंगे। सर्किट को कैसे सोल्व करते हैं? सर्किट को सोल्व करने के लिए सर्किट के फंडामेंटल रूल्स के बारे में जानना है, हाउ वी कैन अप्लाई द रूल्स। अब ये सर्किट सोल्विंग टेक्निक्स कहाँ कहाँ यूज होगा? तो सर्किट सोल्विंग टेक्निक्स आपका यूज होगा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, नेटवर्क एनालिसिस का एप्लीकेशन, यानी कहाँ यूज होगा? एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम, मशीन, ठीक है। तो ये सब सब्जेक्ट में आपको यूज होगा, ठीक है। तो ये सब इसको बढ़िया से प्रिपेयर करना काफ़ी ज़रूरी है। यदि इस सब्जेक्ट में कहीं पर भी आपको कुछ डाउट है तो डाउट को तुरंत क्लियर करना ज़रूरी है, क्योंकि वो डाउट कैरी फॉरवर्ड होने से आपका बाकी का सब्जेक्ट में भी वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं इंजीनियरिंग में ना, जहाँ पर आपका इंडिपेंडेंट, जहाँ पर किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। जैसे मैं सब्जेक्ट का नाम EMFT यदि लूँ, उसके लिए प्री रिक्विजिट आपको चाहिए तो थोड़ा बहुत मैथ्स चाहिए, बाकी वो इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है, चलेगा, ख़त्म हो जाएगा, उससे ज़्यादा वो नहीं रहेगा। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 10 बुलियन अलजेब्रा चलेगा, ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा बहुत आपको A to D D to N कन्वर्टर में नेटवर्क एप्लीकेशन, OPAMP का एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। मैं तो पूरा कह सकता हूँ कि कौन सब्जेक्ट में कितना लगाना है एफर्ट, उसको मैं पूरा क्लियर बता सकता हूँ। इसका रीज़न क्या है ना, मैं इस सब सब्जेक्ट को कंटिन्यूसली 5 to 7 ईयर से जो पढ़ा रहा हूँ, 6 to 7 ईयर से जो पढ़ा रहा हूँ, उसके चलते एक्सपीरियंस की वजह से बोल सकता हूँ कि ये सब्जेक्ट में कितना डाउट रहना चाहिए और कौन सा सब्जेक्ट को कितना वेटेज देना चाहिए, कितना इंपॉर्टेंस देना चाहिए।
ऐसे नेटवर्क थ्योरी लोग देख के बोल देते हैं कि आसान सब्जेक्ट है, फर्स्ट सब्जेक्ट है, ईजी है, मगर इस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा क्लैरिटी होना चाहिए। लोग फार्मूला रट के क्वेश्चन बनाते हैं, वो नेटवर्क नहीं है। ऐसे यदि आप 4 फार्मूला ट्रांजिएंट का रट लिए, सपोज दैट 4 नहीं ज़्यादा फार्मूला है, यदि ट्रांजिएंट का 10-15 फार्मूला रट लिए, उससे 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन सोल्व कीजिए, वो ट्रांजिएंट नहीं है। ट्रांजिएंट के फंडामेंटल रूल्स को समझना, ट्रांजिएंट होता कैसे है, ट्रांजिएंट किस किस सिचुएशन में कौन कौन से एलिमेंट होने पर अब ट्रांजिएंट फर्स्ट ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर है, ये सब पैरामीटर को जाना, तब नेटवर्क को डील करना एक अलग बात है। ठीक है, तो हम लोग चीज़ें को समझ के थोड़ा सा और उसको ठीक ठाक विजुलाइज करके क्वेश्चन का ओरिएंटेशन समझ के सोल्व करेंगे। ठीक है, अब सर्किट सोल्विंग में जो पहला लॉज है, ये लॉज किरचॉफ सर्किट लॉ, ये आपको पूरा थ्रू आउट द सर्किट, यानी इस लॉज को हटा दिया जाए ना तो समझ जाइए आपका 80% to 90% आपका सिलेबस हट जाएगा, यानी ब्रांच बंद। ठीक है, तो इस ब्रांच में इस लॉज को पर ही चला है। हालांकि ये लॉज तो आप 11th-12th में भी देखे होंगे, मगर उस जो लॉज को 11th-12th में जो देखे ना, वो कुछ है ही नहीं। अभी पता चलेगा ना कि 11th-12th में कितना कम देखे थे, क्या था एक्चुअल में। जो पढ़ना है ना वो बहुत इंटेंट है, बहुत वाइड है, मगर हमारे पढ़ाने का अंदाज क्या है, आपको उसी बेस के थ्रू चीज़ें को कनेक्ट करना, ना कि कोई हायर टॉपिक है तो उसमें अलग बेस क्रिएट करना, कुछ अलग ड्रामा क्रिएट करना, नहीं, उसी बेस के थ्रू कनेक्ट करना। उससे फ़ायदा क्या होता है, आपका मेमोराइजेशन, सर्किट सोल्विंग का टेक्निक। जैसे अभी आपको लगा होगा कितना सर्किट है, एनालॉग में यदि आप अच्छा बुक कोई भी उठाते हैं सेटअप वगैरह, तो देखने को मिलेगा बहुत सारा सर्किट है। तो क्या उतना सर्किट को याद करना पॉसिबल है? नो। वो सब सर्किट को ना सोल्व करने का मेथड, ठीक है, और उस सर्किट को कैसे इफेक्टिवली अप्लाई करेंगे, बीजेटी, मॉसफेट, डायोड सर्किट, ये सब में सर्किट एनालिसिस है। तो हम लोग सब धीरे धीरे आएगा, बट सबसे पहले फंडामेंटल रूल्स है उसको पढ़ते हैं। तो पहला है सर्किट लॉ। ये सर्किट लॉज ना आपका 2 प्रकार का होता है। ये कॉम्प्लेक्स सर्किट या नॉर्मल सर्किट को सोल्व करने में ये लगेगा ही लगेगा। ठीक है, और भी मेथड है, नोडल एनालिसिस, मेश एनालिसिस, सुपर नोड, सुपर मेश, बहुत सारा, सुपरपोजिशन, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, ETC, बहुत सारा मेथड है। बट हमें सबसे पहले इस फंडामेंटल को देखना है। इस फंडामेंटल को हम लास्ट तक यूज करेंगे। ये नहीं कि सोल्विंग टेक्निक बहुत पहले का है या फिर पुराना है, छोटा है, तो इसको हम अभी यूज करेंगे और डमी वेरिएबल की तरफ फेंक देंगे, नहीं, इसको हम लास्ट तक यूज करेंगे। तो हम सर्किट सोल्विंग टेक्निक में किरचॉफ लॉ में 2 प्रकार का लॉज है। ठीक है, एक है किरचॉफ्स करंट लॉ, दूसरा किरचॉफ वोल्टेज लॉ। लिखिए किरचॉफ करंट लॉज, करंट लॉज, दूसरा वोल्टेज लॉ। वोल्टेज लॉ, ठीक है। ठीक है ना, ए लॉज चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल पर काम करता है। हालांकि ये पूरा इंटेंसिटी इसको समझने में अभी ध्यान देना है, क्योंकि इस सर्किट लॉ में ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम क्या करें, किरचॉफ सर्किट लॉ, करंट लॉ किस प्रिंसिपल पर काम करता है, चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल का काम करता है। इसको भी हम बता देंगे कैसे ये चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल पर काम करता है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल पर काम करता है। It is applicable at any node. It is applicable at any node. It is applicable at any loop. In any loop. किरचॉफ वोल्टेज लॉ किसी भी लूप में वैलिड है। ठीक है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ किसी भी क्लोज लूप में, थोड़ा सा और इस स्टेटमेंट को क्लियर कर देते हैं, लूप ऑलरेडी क्लोज होता है। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ किसी भी लूप में वैलिड है, किरचॉफ करंट लॉ किसी भी नोड पर वैलिड है। यानी इसको अप्लाई करना है एट नोड, इसको अप्लाई करना है इन ए लूप। तो पहला स्टेटमेंट आप ये लिखिएगा, किरचॉफ करंट लॉ कैन बी अप्लाइड एट एनी नोड। इसमें लिखे किरचॉफ वोल्टेज लॉ कैन बी अप्लाइड
कैन बी अप्लाइड इन एनी लूप, इन एनी लूप, ठीक है। अब ये दोनों क्या स्टेटमेंट कहा है, इस दोनों का ओवरव्यू थोड़ा सा पहले देखते हैं, उसके बाद एक एक करके डिटेल से समझेंगे, ठीक है। देखिएगा, तो हम सबसे पहले किरचॉफ करंट लॉ, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में KCL भी बोलते हैं, अब मैं बाद में यही लिखूंगा, इसको हम लोग KVL बोलते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं KCL और KVL। इट इज एप्लीकेबल फॉर एट एनी नोड, any node, it is applicable in any loop, ये किसी भी लूप में अप्लीकेबल है या किसी नोड पर अप्लीकेबल है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फॉर्मेट है, ठीक है। अब देखिए ये लॉज किस तरह से कहता है, ठीक है। हम एक नोड बना लेते हैं, नोड क्या होता है, नोड इज ए पॉइंट इन द नेटवर्क और सर्किट वेयर ऑल ब्रांच गेट टुगेदर, एक साथ कहाँ पर मिलते हैं उसी को क्या कहते हैं, नोड। तो देखिएगा ध्यान से, हम कह रहे हैं कि इधर से एक ब्रांच निकला है, इधर से एक ब्रांच निकला है, इधर से एक ब्रांच है, इधर से एक ब्रांच है, इधर से एक ब्रांच है, ठीक है। कुछ इस तरह से ले लिए, ठीक है, इधर से ब्रांच ले लिए। हम मान रहे हैं कि इधर से करंट जो आ रहा है वो आ रहा है I1, आ रहा है जा रहा है, उसको भी हम देखेंगे। ये I2, ठीक है, ये I3, I3, I4, I4, और हम कह रहे हैं ये I5, I5, ठीक है। ऐसा तो इसका सिंपल डिफिनीशन बोले ना, किरचॉफ सर्किट लॉ KCL क्या कहता है, KCL जो है किसी नोड पर अप्लीकेबल है, यहाँ पर हम क्या अप्लाई करेंगे, KCL। इस हम नोड पॉइंट को A B P बोल सकते हैं कुछ भी, यहाँ पर हम KCL अप्लाई करेंगे। KCL क्या कहता है, इन एनी लम्प्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट एट एनी नोड द अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट इज इक्वल टू 0। अगेन यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी यूज हुआ है, वो दो है, एक लम्प्ड है और दूसरा अल्जेब्रिक सम। ये दोनों बात को समझना जरूरी है। अल्जेब्रिक क्या होता है ना, वहाँ पर आपका साइन यूज होता है, वो पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए। वो क्या होता है पर्टिकुलर डायरेक्शन, मैं उसको सिंपल लेमन भाषा में समझाता हूँ। जैसे आपका बैंक अकाउंट अल्जेब्रिक को हम समझते हैं, ये हमारा बैंक अकाउंट है, ये हमारा बैंक है, इसमें हमारा एक अकाउंट है, जो भी है बस ऐसे ही समझते हैं, ये हमारा बैंक अकाउंट है, बैंक, यहाँ पर हमारा एक अकाउंट है, इस अकाउंट में बैलेंस है, मान लीजिए हम बैलेंस कर दें 10,000 हमारा बैलेंस है। ATM गए और क्या कर दिए, विथड्रॉ कर लिए। कितना, विथड्रॉ को हम लोग डेबिट भी बोलते हैं, डेबिट कर लिए। कितना अमाउंट किए, ATM से हम लोग 2,000 रुपीज़ निकाल लिए। अब जो हमारे पास न्यू बैलेंस होगा वो बैलेंस हो जाएगा 10,000 माइनस 2,000 विच इज 8,000 रुपीज़ रह जाएगा। ये 2,000 यहाँ पर 2,000 हुआ, ये सब्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है। आपको पता है बैंक में बैलेंस अब 10,000 नहीं दिखेगा। दूसरा सेंस में क्या कहते हैं, फिर से अगला बार कहाँ गए, 8,000 बैलेंस है, फिर से बैंक गए, फिर से कहाँ गए, बैंक, फिर से बैंक गए। अब बैंक जाके क्या किए, 4,000 डिपॉजिट कर दिए, अब 4,000 डिपॉजिट किए तो बैलेंस क्या हो गया,
बैलेंस क्या हो जाएगा, 8000 था, इस 8000 में 4000 क्या हो जाएगा ऐड, नया क्या हो जाएगा 12,000। हालांकि जो भी कैलकुलेशन है उससे इम्पोर्टेंट नहीं, यहाँ पर मीनिंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश और ये स्पेलिंग ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, टेक्निकल में आपको ये समझना है कि वो किस वे से यूज होता है और क्या कॉन्सेप्ट है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी चीज़ तो चलता रहेगा, बैंक वगैरह यहाँ पर क्या यूज होगा, नेटवर्क एनालिसिस। मगर इसका थीम समझिएगा कि क्या होता है अलजेब्रिक सम। एक बार क्या हुआ कि जब बैलेंस 10,000 था, एटीएम से विड्रॉ किए तो 8,000 हो गया, 2,000 सब्ट्रैक्शन का काम हो रहा है, यानी यहाँ पर मनी सब्ट्रैक्ट हो रहा है। बट बैंक में बैलेंस 4,000, बैंक में बैलेंस अब क्या हो गया 8,000। बैंक गए फिर से 4,000 डिपॉजिट किए तो ये 4,000 ऐड हो रहा है, यानी पैसा यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो रहा है और पैसा यहाँ पर ऐड हो रहा है। तो पैसा कैसा क्वांटिटी है, पैसा में अलजेब्रिक क्या होता है, अलजेब्रिक एडिशन सब्ट्रैक्शन, अलजेब्रिक टर्मिनोलॉजी, अलजेब्रिक एडिशन, अलजेब्रिक सब्ट्रैक्शन, अलजेब्रिक टर्म यूज़ हो रहा है, ठीक है। सम ऑफ अलजेब्रिक होता है, ठीक है। जैसे पैसा निकाल रहे हैं ना तो सब्ट्रैक्ट होगा, पैसा उसमें डिपॉजिट कर रहे हैं ना तो वो ऐड होगा। सपोज दैट ये अलजेब्रिक नहीं होता या कुछ उल्टा होता कि पैसा निकालने से ऐड हो जाता, तो पता है हम लोग यहाँ नहीं मिलते, कहाँ मिलते, मॉल में, क्योंकि दिन रात तो शॉपिंग करते रहते ना, क्योंकि पैसा निकालने से पैसा बढ़ रहा है, आजकल तो यही चल रहा है। चलिए हम उसकी बातें नहीं कर रहे हैं, हमारा यहाँ पर ध्यान क्या है कि अलजेब्रिक का मतलब क्या होता है, निकालने का, वहाँ से यदि कोई चीज़ निकाला जा रहा है तो सब्ट्रैक्ट होगा या ऐड होगा, और कोई चीज़ डाला जा रहा है तो वहाँ से ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। हालांकि यहाँ पर पैसा के सेंस में यदि हम डिपॉजिट कर रहे हैं तो ऐड होगा, और यदि हम विथड्रॉ कर रहे हैं तो निगेटिव होगा, ठीक है। चलिए तो ये हमारा अलजेब्रिक का इम्पोर्टेंस हुआ। अब इसको यहाँ पर किस तरह से रिलेट करेंगे समझिएगा अलजेब्रिक का। कर दें, बंद कर दीजिए इसको, हो गया, हाँ।